हेलो एवरीवन। आज जो है हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर पढ़ेंगे। आप लोगों ने कमेंट किया था कि एक छोटी सी वीडियो जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के ऊपर डाल दीजिए, तो आज हम वही पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और हम न्यूट्रॉन्स पढ़ते हैं ये आते क्यों हैं, कहाँ से आते हैं, इनका क्या यूज़ है ना। तो आप पढ़ते हो, आप देखते हो चारों तरफ कि जो हमारे चारों तरफ मैटर है, जैसे सपोज ये पेन है, ये नोटबुक है ना, या ये माचिस है, कुछ भी कोई भी चीज़ है जो हमारे चारों तरफ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका कोई फिक्स्ड मास रहता है, दैट इज़ कॉल्ड मैटर, है ना। तो ये जो मैटर है, जैसे ये पेन है या ये माचिस है ना, या ये फिर जो भी हमारी ये बुक है, इन सब का देखने में ये सब चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। वाई इट इज़ डिफरेंट? क्योंकि इनके अंदर जो हमारे ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये जो मैटर है, सबसे पहले ये मैटर जो है ये किससे बना है? एटम्स से बना है। और इन एटम्स के अंदर इनके एटम्स की जो अरेंजमेंट है, ये एटम्स एक दूसरे से किस अरेंजमेंट से जुड़ते हैं, जिसकी वजह से मैटर है। यानी कि मैटर, ये सब चीज़ें, इसकी ये ऐसी मतलब की शेप है, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ये हमारी डिफरेंट टाइप की है कि हमारे पास जो ये मैटर है वो सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल क्या रहता है हमारा? मैटर, एटम। तो ये एटम जो है किस तरह से जुड़ता है, किस अरेंजमेंट सीक्वेंस से जुड़ता है, उससे क्या बनता है? हमारा मैटर बनता है। ठीक है। अब बात आई कि ये देखने में इतना डिफरेंट क्यों है ना, ये सब चीज़ें अलग अलग क्यों है? क्योंकि जो हमारे एटम्स होते हैं इनके अंदर जो है वो सब आगे किससे, एटम किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना होता है। मतलब कि ये जो एटम्स आपस में कैसे जुड़ते हैं, और आगे जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ये किस तरह से इसमें आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में किस तरह से, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, किस तरह से वो अरेंज है इस एटम के अंदर, उसकी वजह से सभी एटम्स या सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं दूसरे से डिफर करते हैं। अब आपको पता है हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल के अंदर, आप कहेंगे इसका मतलब आप हमें दिखा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे कि हमारा हर एक एलिमेंट जो आपको पता है, जैसे जो नॉर्मल, जैसे ये बुक है, ये एक बुक है ना, ये मोस्टली जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की चीज़ें हैं, या जो भी जैसे वुड है, इन सब में ज़्यादातर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? हमारे पास कार्बन होता है। ठीक है। तो हमारे पास अभी तक 100 मतलब कि 1 से लेकर 118 तक टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ये सब अलग अलग हैं। 1 से 18 तक ये सब अलग क्यों है? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का नंबर अलग है। यानी कि मैंने 1 से लेकर 18 तक ये कैसे, मतलब हमने किस तरह से ये टेबल बना दी, क्यों बना दी? क्योंकि हमारा जो मैटर है वो इन सब पर डिपेंड करता है। ठीक है। और ये सब अलग है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है। जैसे सपोज ये एटॉमिक नंबर, ये हमारा जो हाइड्रोजन है, इसमें हमारे पास क्या है? प्रोटॉन। इसमें भी प्रोटॉन है, इसमें भी प्रोटॉन है, इन सब के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट। तो अब इन सभी एलिमेंट्स में एक दूसरे से डिफरेंस क्या है कि जो हमारा, जैसे सपोज हाइड्रोजन है या कार्बन है, जो सबसे ज़्यादा नेचर, जो हम जिसको बेसिक एलिमेंट्स मानकर चलते हैं, दैट इज़ अ कार्बन, ऑक्सीजन और गोल्ड, इनको मानकर चलते हैं हम। ठीक है। तो हम इनका बेसिक सा इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके। अब जैसे ये जो सपोज हाइड्रोजन था हमारे पास, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से डिफर क्यों करता है? क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन है वो कितने हैं? 1 है। कार्बन में प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 है। ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स कितने हैं? 8 है। प्रोटॉन्स का मतलब क्या रहता है कि जो हमारा एक एटम है, सपोज ये हमारा एक एटम है, जैसे सपोज, तो इस एटम के अंदर जो इसकी सीक्वेंस है, यानी कि इसके अंदर जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, वो कैसे रहता है? हमारे पास सेंटर के अंदर तो रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है। इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं हमेशा। अब बात आई कि ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये जो है वो कितने होंगे, है ना, कितना इसका मतलब किस तरह से वो जुड़े होंगे, आपस में किस तरह से जुड़े हैं। तो ये जो प्रोटॉन्स होता है, जैसे प्रोटॉन एक है, इट मीन्स न्यूक्लियस जो था उसमें एक ही प्रोटॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ वो भी एक ही होगा। अब आप कहेंगे मैम ये ही क्यों? कि जितने प्रोटॉन्स का नंबर होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही क्यों होगा? क्योंकि जितना बेटे पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही क्या होना चाहिए? नेगेटिव। इसीलिए एटम जो है, जैसे मान लो ये पेन है, ये तभी तो न्यूट्रल है क्योंकि मैं इसको टच कर रही हूँ, मुझे कोई चार्ज ही नहीं फील हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जितना इसमें प्रोटॉन्स, जितने एटम, जो भी इसमें एटम था, उस एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज थे, राइट। ओके, आगे चलते हैं ज़रा। अब जैसे हमारे पास
प्रोटॉन्स कार्बन की बात करें तो कार्बन में जो प्रोटॉन है यानी कि यहाँ कितने प्रोटॉन्स हैं हमारे पास 6। लीजिए मैंने एक तरह से एक बार ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, वैसे हम करते नहीं हैं, हम समझाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें कितने प्रोटॉन्स बना दिए 6। इट मीन्स इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं 6। इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 6, यानी कि इसको मैं ऐसे बना देती हूँ। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को क्या मैं इनको 1 2 3 4 5 6 ऐसे सबको 6 एक ही लाइन में बना दूँ? नहीं, प्रोटॉन्स के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा डिवाइड रहते हैं। जैसे अगर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 6 होंगे, ये हमेशा बराबर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करने के लिए हमारे पास एक रूल है जो कि क्या होता है, बोहर-बरी रूल होता है, ठीक है। ये क्या कहता है कि आपको पहले शेल में कितने होने चाहिए 2, अगले में कितने होने चाहिए 8, उससे अगले में जो है वो मतलब कि जैसे सपोज मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, ठीक है, उसको 32 हो सकते हैं। लेकिन आप अगर ये लास्ट शेल जैसे सपोज अब कार्बन का एटॉमिक नंबर है, अभी फिलहाल इस पर नहीं जाते हैं हम, ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, देखो टोटल 6 भरने हैं ना, 6 भरने हैं, तो 6 को मैं कैसे लिखूंगी 2,4। क्या लिखेंगे हम इसको 2,4, 4 और 2 6, 6 हो गए ना हमारे पास, तो 2, क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे। अब ये 2,4 लिखने पर यानी कि पहले वाले जो शेल में, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा बना लूँ, ये हमारे पास अगर ऐसे है तो इसमें 6 तो ये प्रोटॉन्स हो गए, ये पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 and 1 2, और दूसरे में कितने हो गए हमारे पास 4 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करते हैं, हमेशा शेल्स में डिवाइड करते हैं, कभी भी एक ही शेल में नहीं भर देते कि एक ही शेल में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। क्यों नहीं भरते? क्योंकि आपस में इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, और अगर हम इनको एक ही शेल में भर देंगे और ये जगह छोटी होने की वजह से नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करने लग जाते हैं, रिपेल करने लग जाते हैं। उस रिपल्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए इनको शेल्स में डिवाइड किया होता है, ऐसे आगे के आगे ये शेल्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होती है, अगर इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं तो क्या प्रोटॉन रिपेल नहीं करते? बिल्कुल करते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है ऐसे ही प्रोटॉन की भी रिपल्शन होती है, ठीक है। जैसे कि अभी हम चलते हैं, देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन थी वैसे ही प्रोटॉन में भी रिपल्शन थी। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे थे, प्रोटॉन रिपेल कर रहे थे, तो हमने इस रिपल्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया, इनको शेल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर प्रोटॉन एक ही न्यूक्लियस में अगर 6 प्रोटॉन्स रह रहे हैं और इसके चारों तरफ शेल है तो फिर क्या इनमें रिपल्शन भी तो हो रही होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला, इसका सॉल्यूशन क्या निकला, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स यानी न्यूट्रॉन किस चीज़ में हेल्प करें, न्यूट्रॉन्स हेल्प करते हैं कि जो प्रोटॉन और प्रोटॉन में इनके अंदर जो रिपल्शन रहती है, ठीक है, इस रिपल्शन को बचाने का काम करते हैं न्यूट्रॉन्स। मतलब जैसे सपोज अगर ये मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है हमारे प्रोटॉन्स हैं सपोज ऐसे, ठीक है, तो न्यूट्रॉन क्या करते हैं, इनके बीच में ऐसे आ जाते हैं, ये देखो ये ऐसे, इसमें क्या आ गए हमारे पास न्यूट्रॉन्स। अब ये न्यूट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस पॉजिटिव को एक दूसरे से दूर करने का काम करता है। मतलब इनके बीच में गैप आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच में रिपल्शन जो है वो कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से न्यूट्रॉन का क्या काम है, न्यूट्रॉन रिपल्शन को क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है, रिपल्शन को लेस करते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन को ये रिपल्शन लेस होने की वजह से इनको हम किस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि ये हमारा एक न्यूक्लियस ग्लू का काम करते हैं। न्यूक्लियस ग्लू, ग्लू का मतलब होता है चिपकना, यानी कि ये हमारे जो न्यूट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस को आपस में बाउंड करने का काम करते हैं। यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज तो ये प्रोटॉन तो आपस में लड़ाई झगड़ा करके मर जाते। फिर उन चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम, जैसे हमारे एक घर के अंदर एक बड़ा बुजुर्ग होता है जो आपस में सारे बंदों को जोड़ के रखता है, इसी तरह से ये भी जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इन सबको जोड़ने का काम करते हैं ताकि इनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। और फिर इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को आगे 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 शेल्स में डिवाइड कर दिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन पे क्यों आ गए। अच्छा जी, अब बात आई क्या न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन हाँ इसका एक मास होता है, ज़रूर होता है, मास रहता है हमेशा। कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, हमने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स अभी तक पढ़ लिए, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो प्रोटॉन्स के बराबर थे, तो क्या न्यूट्रॉन्स भी क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं? नहीं होते, ये बराबर नहीं होते। हो भी सकते हैं, ऐसा कंडीशन नहीं है, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इट कैन बी इक्वल टू प्रोटॉन्स और इट शुड
नॉट इक्वल टू द प्रोटॉन्स। ये पॉसिबल है कि नहीं भी हो सकते, ठीक है, इट इज़ पॉसिबिलिटी कि इक्वल हैं भी और नहीं भी। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आप इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर, एक सेकेंड बचे, अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, मैं एक सेकेंड देख लूँ कि हमारी वीडियो जो है वो सही चल रही है या नहीं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर यानी कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका क्या रहता है, एटॉमिक नंबर। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो प्रोटॉन भी क्या होंगे इसके 6 होंगे, एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 6 होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे इसमें 6, प्रोटॉन्स भी 6, ठीक है, दोनों ही क्या रहेंगे 6 रहेंगे। अब इसका मास नंबर क्या होता है, देखिए मैं आपको 20 एटॉमिक नंबर तक, थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं, थोड़ा सा याद करने का, वैसे तो आपको याद ही करने पड़ते हैं बट कहीं बीच बीच में 1-2 को छोड़कर बाकी याद हो जाएंगे। 20 तक के लिए बोल रही हूँ बेटे, ठीक है आप लोगों को। जैसे अब कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर एटॉमिक नंबर हमारा इवन है, एटॉमिक नंबर अगर इवन है तो मास नंबर निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, एटॉमिक नंबर को। 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किसको, एटॉमिक नंबर को, तो मास नंबर आ जाएगा। जैसे एटॉमिक नंबर अगर इसका 6 है तो इसका मास नंबर क्या हुआ, 2 × 6 दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। अगर मान लो जैसे सपोज आपके पास ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर इवन है तो इसका मास क्या होगा, 8 × 2 16, यानी इसका मास हो जाएगा 12, इसका मास हो जाएगा 16, ठीक है। जैसे कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर, जैसे फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9 है ना, एटॉमिक नंबर 9 है तो मास कैसे निकालेंगे, जो एटॉमिक नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके +1, उस यानी कि उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके एक ऐड कर दो। जैसे कि अब इसका एटॉमिक नंबर 9 है तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया +1, कितने हो जाएंगे 19, तो इसका मास नंबर क्या बन जाएगा 19। बट जो 20 एटॉमिक नंबर तक है वहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और आर्गन, इन 3 केसेस में ऑलमोस्ट एक्सेप्शन रहती है। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो मास नंबर कितना होना चाहिए था 15, बट नहीं 15 नहीं होता, इसका कितना होता है 14 होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है बट मास नंबर 14 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1 है और इसका मास नंबर भी 1 है, जबकि इसका 1 × 2 + 1 होना चाहिए था। और आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 18, इस हिसाब से इसका मास नंबर कितना होना चाहिए था 36, बट एक्चुअली में इसका कितना होता है 40, ठीक है। इन 3-4 को एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी जिनको, जो बच्चे छोटी क्लासेस में अभी 1 to 20 एटॉमिक नंबर जिनको याद करने हैं वो इस तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी आपको जब आप खुद लिखोगे ना, ऐसे लिखना आप खुद से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे टोटल करके मतलब 20 तक लिख लीजिएगा और आप इसी रूल को चलाना कि मास नंबर को निकालने के लिए अगर एटॉमिक नंबर इवन है, जैसे अभी हीलियम का एटॉमिक नंबर इवन है 2 है तो इसका मास क्या बन जाएगा 4, लिथियम का 3 है तो 322, 6 + 1 7, तो ऐसे आप ऐसे सबके निकाल लीजिएगा, आप देखोगे कि आपके ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। सोडियम का, हाँ मैं जानती हूँ कि एटॉमिक नंबर जो है 11 रहता है, इसका मास कितना होना चाहिए 23, बट आपको बुक्स में 23.5 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एक आधा पॉइंट का इधर उधर होता है तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अदरवाइज आपका इससे काम चल जाएगा, ठीक है। तो आज हम जो है इतना ही करेंगे कि हम कैसे मास नंबर और कैसे एटॉमिक नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स तो आप समझ गए, हाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, ये भी अगर आपने सीखना है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या फिर अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि हम जो है ये पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ लिथियम आएगा, फिर यहाँ पर जो है सोडियम आएगा, रुबीडियम आएगा, यहाँ सीजियम आएगा, ये अगर आपको ये याद भी करने हैं तो मैं आपको एक छोटे से तरीके से, ट्रिक के साथ याद करवा सकते हैं। जैसे ये जो है हमारा लिथियम है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है। तो आप इस तरह से हर एक चीज़ को आप इसी तरह से याद कर सकते हैं, जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर, ऐसे ही आप सारी पीरियोडिक टेबल को एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद भी करनी है, न्यूट्रॉन के नंबर भी काउंट करने हैं, है ना, तो अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अदरवाइज अगर मैं इसमें ये करवाने लग जाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बाकी आप लोग कमेंट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया मतलब कि मेरी वीडियोस को, उसके लिए आपका बहुत बहुत, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।